डियर स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग ख़त्म कर चुके हैं एक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद हमने ख़त्म की वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज ये थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारे साइंटिस्ट थे सर CV रमन, उनके नाम पर है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअली उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बाकी जो ब्रांचेज हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की उनसे थोड़ा सा डिफर करती है। किस सेंस में कि बाकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं वो बात करती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि अगर हम सब्सटेंस पर लाइट डालेंगे तो वो जो सब्सटेंस होगा वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन होगा, मतलब वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में या हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है। तो हम बात करते हैं बाकी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की, जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बात करेंगे स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना, लाइट का बिखर जाना। लाइट की एक्चुअली आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी कि लाइट अगर किसी सब्सटेंस से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है और वो स्कैटर्ड हो सकती है। तो स्कैटर्ड में जैसे कि बस लाइट जो है बिखर जाएगी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हमारा नीला आसमान। तो आसमान का रंग जो है नीला, शायद आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ भी होगा कि जो हमारी सनलाइट होती है, सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल पर पड़ती है तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये विजिबल रीजन के ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। मतलब स्कैटरिंग डिपेंड करती है एक्चुअली वेवलेंथ पर। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा वो स्कैटर्ड हो जाएगी लाइट। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्योंकि कम होती है तो डस्ट पार्टिकल उस ब्लू लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं और इसीलिए हमें आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है। तो एक्चुअली जो स्कैटरिंग है अभी हम उसको डिटेल में थोड़ा सा और देख लेंगे कि एक बार मैं आपको यहाँ पूरा उसे समझा देती हूँ कि एक्चुअली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैटरिंग के साथ डील कैसे करेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी स्कैटरिंग है ये एक्चुअल में दो टाइप की हो सकती है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली टाइप का को हम बोल सकते हैं कि वो है इलास्टिक स्कैटरिंग और दूसरे टाइप की है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक, अब इलास्टिक स्कैटरिंग में हो क्या रहा है, स्कैटरिंग में हो क्या रहा है एक्चुअल में कि अगर सपोज हमारा कोई ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल पर हमने कोई लाइट डाली। अब लाइट डाली है तो लाइट की अपनी कोई एक फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी कोई एनर्जी होगी, अपनी कोई वेवलेंथ होगी। तो एनर्जी को हम कैसे दिखाते हैं, किसी भी लाइट को हमने यहाँ क्या माना हुआ है कि ये जो है इसका एक पार्टिकल नेचर है, मतलब ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिनको हम फोटोन बोल देते हैं। और फोटोन की अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये एक फोटोन की एनर्जी हो गई h न्यू। तो यहाँ पर न्यू क्या है, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी, और ये h न्यू क्या है, लाइट की जो है एनर्जी है। ठीक है, तो ये एक लाइट अगर हम मॉलिक्यूल पर डालें तो ये मॉलिक्यूल करेगा, इस मॉलिक्यूल क्या करता है, इस लाइट को स्कैटर्ड कर देता है। तो ये हमारी हो गई स्कैटर्ड लाइट। ठीक, और ये हमारी हो गई इंसिडेंट लाइट। जो लाइट हमने इस पर डाली उसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट लाइट, और जो मॉलिक्यूल ने इसको स्कैटर्ड कर दिया तो वो हो गई स्कैटर्ड लाइट। अब इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, उसको हम न्यू से अगर हम डिनोट करें या न्यू आई कर दीजिए इसको, और स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम न्यू एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो इलास्टिक स्कैटरिंग में होगा क्या कि जैसे ही ये लाइट इस मॉलिक्यूल से टकराएगी, यहाँ पर कहीं कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कहीं कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा और ये लाइट ऐसे के ऐसे ही स्कैटर्ड हो जाएगी। तो इस टाइप की स्कैटरिंग को, जहाँ पर इस लाइट का इस मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो, यानी लाइट और मॉलिक्यूल के बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ना हो, यानी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ना तो लाइट मॉलिक्यूल को एनर्जी दे ना लाइट मॉलिक्यूल से एनर्जी ले, तो नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो इस टाइप की जो स्कैटरिंग होती है उसे हम इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। और या हम यहाँ इलास्टिक स्कैटरिंग और पर्टिकुलर इसका जो नाम है उसको हम बोलेंगे रेले स्कैटरिंग। रेले भी एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है रेले स्कैटरिंग। तो ये तो हुआ इलास्टिक स्कैटरिंग के बारे में। अब इन इलास्टिक स्कैटरिंग इसको डिस्कवर किया था एक्चुअल सर CV रमन ने, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब ये मॉलिक्यूल है सपोज हमारा, और इस पर हमने जब लाइट डाली तो ये स्कैटर्ड हुई, और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है
इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा या कम हो सकती है। अब वो किस कंडीशन में कम होगी कि अगर सपोज ये जो लाइट हमने डाली और मैंने अभी बताया इसकी फ्रीक्वेंसी हम न्यू आई मान ले रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है पहली बार जो हम पहली कंडीशन देख रहे हैं कि जब ये लाइट इस पर डली तो इस लाइट ने इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दी और फिर ये स्कैटर्ड हो गई। तो जब ये एनर्जी इसको दे दी तो स्कैटर्ड लाइट की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है या स्कैटर्ड लाइट की जो एनर्जी है अब वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट ने अपनी एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल को दे दी। ठीक है, तो क्या होगा, लाइट की एनर्जी यानी ये जो हम एच न्यू दिखा रहे थे ये एच न्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा और जो ये हमारा मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अब ये वाली वैल्यू जो है, ये न्यू वाली वैल्यू, न्यू एस की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में यहाँ पर कम हो जाएगी और न्यू आई जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। एक कंडीशन तो हो गई ये। ठीक, ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहलाती है, या हम इसको रमन स्कैटरिंग भी बोल देते हैं, जहां पर स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर इस केस में, पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो थी वो कम हो गई और इससे इस स्कैटरिंग को जब हमने रिकॉर्ड किया तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिला उसमें हमें दो टाइप की लाइंस मिली। तो इस वाले कंडीशन से जब हमें स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम मिली तो इससे जो हमें लाइंस मिली उनको हम बोलेंगे स्टोक्स लाइंस। इन सब लाइंस वगैरह को अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में, तो अभी तो फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ सकते हैं इसको। तो ये तो थी पहली कंडीशन जिसमें हमें स्टोक्स लाइंस मिलती हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि लाइट आई, मॉलिक्यूल से टकराई और इस मॉलिक्यूल से इस लाइट ने एनर्जी ले ली, तो ये हम न्यू आई दिखा रहे हैं। ठीक, और जब ये स्कैटर्ड होगी तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि इस लाइट ने एनर्जी ली है तो अब इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी और मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी को अगर मैं न्यू एस से दिखाऊं तो अब की बार कंडीशन ठीक उल्टी हो जाएगी। पहले बार जो न्यू आई थी दैट इज ग्रेटर देन न्यू एस, अब की बार ये लेस देन हो जाएगा। ये तो ठीक है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब की बार क्या हुआ, इसने जो है यहाँ पर इसको दे दिया लाइट। तो जब लाइट इस फोटोन को मिल गई है तो जाहिर सी बात है इसकी एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ेगी तो न्यू एस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसलिए हमने न्यू एस जो है ग्रेटर देन दिखाया न्यू आई से। और इस कंडीशन में जो हमें लाइन मिलती हैं स्पेक्ट्रम में उनको हम बोल देते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। ठीक, और स्टोक्स प्लस एंटी स्टोक्स, इन दोनों लाइंस को मिलाकर हम बोल देते हैं रमन लाइंस। ठीक, और ये जो ओवरऑल हमने स्कैटरिंग पढ़ी, ये जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग पढ़ी, इसको हम बोल देते हैं रमन स्कैटरिंग। तो ये दो टाइप की स्कैटरिंग हुई। ठीक, स्कैटरिंग हुई जिसको हमने बोला इलास्टिक या इन इलास्टिक। ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हैं या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक होती है रेले स्कैटरिंग, दूसरी होती है रमन स्कैटरिंग। तो रेले स्कैटरिंग में लाइट आएगी, मॉलिक्यूल से टकराएगी और बिना कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुए, ना तो कोई एनर्जी दी जाएगी मॉलिक्यूल को, ना मॉलिक्यूल से एनर्जी ली जाएगी, बस एज इट इज ये स्कैटर्ड हो जाएगी। तो इस केस में इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, तब हमें मिलेगी रेले स्कैटरिंग। और जब रमन स्कैटरिंग की हम बात करें तो वो होते हैं हमारे इन इलास्टिक स्कैटरिंग, और इन इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो लाइट जो है एनर्जी मॉलिक्यूल को दे भी सकती है और लाइट जो है इस मॉलिक्यूल से एनर्जी ले भी सकती है। तो जब इसने एनर्जी दी तो क्या होगा, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी वो डिक्रीज हो जाएगी और मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, जब लाइट ये मॉलिक्यूल को देगी एनर्जी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी तो बढ़ेगी। ठीक है, और इसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, तो वही हम इसको फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर दिखा सकते हैं। तो अब क्योंकि स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गई है तो हम ये कह सकते हैं कि न्यू आई जो है ग्रेटर देन होगा न्यू एस से, और न्यू एस क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइन। तो इस स्कैटरिंग को जब हम रिकॉर्ड करते हैं स्पेक्ट्रम पर तो हमें कुछ लाइंस मिलती है और उन लाइंस को हम स्टोक्स लाइंस कह देते हैं। और ठीक इसका उल्टा नीचे हो जाएगा तो हम उनको एंटी स्टोक्स लाइन बोल देते हैं, और ये होती है रमन लाइंस। और इन्हीं रमन लाइंस की जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम बोल देते हैं रमन इफेक्ट। और ये सब कुछ जो हम पढ़ते हैं रमन इफेक्ट
ये सब कुछ रमन लाइंस के बारे में, रमन इफेक्ट के बारे में, वो सब हम पढ़ते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक निचोड़ था कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्चुअली में होता क्या है। तो अब हम अगर इसको लिखेंगे कैसे, एक्चुअली ये जो वीडियो है बीएससी 4th सेम के लिए तो है ही, एमएससी 3rd सेम के लिए भी है। तो बीएससी 4th सेम तो खैर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोगों को लिखना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको समझना तो है ही। और एमएससी के स्टूडेंट के लिए तो लिखने के लिए भी आएगा। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, जब एक लाइट की बीम को हम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से पास करते हैं तो अ पार्ट ऑफ इट गेट्स स्कैटर्ड, एक छोटा सा पार्ट जो है इसका स्कैटर्ड हो जाता है। इफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, अब ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन से क्या मतलब है, मतलब कि ऐसा रेडिएशन जिसकी कि सिंगल वेवलेंथ हो, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल देते हैं, जैसे कि लेजर बीम। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली हम लेजर बीम को यूज करते हैं। तो इफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज यूज्ड, द स्कैटर्ड रेडिएशन इज मोस्टली ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो मोस्टली तो यही होता है कि हमें जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम मिलती है। एक्चुअली जो रमन स्कैटरिंग होती है वो हमें ये समझ लीजिए कि अगर हमने लाखों में कोई एक देखने को मिलती है, ऐसा समझ लीजिए कि अगर हमने हमारे पास मिलियंस ऑफ ये लाइट पार्टिकल्स हैं, तो उसमें से कोई एक लाइट पार्टिकल होगा जो रमन स्कैटरिंग को शो करेगा, अदरवाइज सारे के सारे रेले स्कैटरिंग को शो करते हैं। तो जो हमारा स्काई का ब्लू कलर है वो भी हमें रेले स्कैटरिंग की वजह से मिलता है। तो दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इन विच स्कैटर्ड लाइट possesses द सेम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेले स्कैटरिंग। जहां पर उसके पास सेम फ्रीक्वेंसी है जैसे कि इंसिडेंट रेडिएशन की, तो हम उसको रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। रेले भी साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये पढ़ी है। लेकिन सर सीवी रमन ने क्या नोटिस किया, सर सीवी रमन ऑब्जर्व दैट द स्कैटर्ड रेडिएशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज above and below that of the incident frequency। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सर सीवी रमन ने जो ऑब्जर्व किया था वो ये कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा या कम भी हो सकती है। तो दिस ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट, और ये जो ऑब्जर्वेशन था ये बहुत सिग्निफिकेंट पाया भी गया एंड वाज टर्म्ड एज रमन स्कैटरिंग, और इसी को हम रमन स्कैटरिंग बोल देते हैं। द फिनोमिनन इज नाउ नोन एज रमन इफेक्ट, इसी को हम रमन इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो ये पूरा था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या किया। ठीक है, अच्छा हम जो यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि जो एनर्जी का लेना या देना है, अब हो क्या रहा है इस केस में रमन स्कैटरिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो लाइट है ये अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को दे रही है, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल से लाइट ले रही है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है डिक्रीज कर रही है, यानी कि मॉलिक्यूल की एनर्जी में भी चेंज आ रहा है और लाइट की एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी में जो चेंज है उसको हम डेल्टा ई से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेल्टा ई है तो किस एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो वो एनर्जी हो सकती है हमारी रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, और या हो सकती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी, या ये दोनों एनर्जीज हो सकती हैं। यानी कि जो ये भी जो हम ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है या मॉलिक्यूल की एनर्जी घट रही है, तो अगर बढ़ रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है मॉलिक्यूल किसी लोअर रोटेशनल लेवल में हो, जिसको हम J = 0 या J = 1, हम ऐसे तो दिखाते हैं ना, J = 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोअर एनर्जी लेवल में, और हो सकता है वो किसी हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाए जब हम ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो रोटेशनल एनर्जी में भी इंक्रीज हो सकती है, या अगर मॉलिक्यूल के पास हम ये दिखा रहे हैं कि मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज हो रहा हो, किसी भी एनर्जी में चेंज हो सकता है वो, तो V = 1 है, V = 2 है, तो यहाँ अगर है लोअर लेवल में तो हो सकता है उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाए। तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी इंक्रीज कर सकती है, रोटेशनल एनर्जी भी इंक्रीज कर सकती है, या रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों एनर्जी भी इंक्रीज कर सकती हैं। और जब हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी डिक्रीज कर रही है मॉलिक्यूल की, तो हो सकता है वो किसी हायर एनर्जी लेवल में हो और हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा हो। तो हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल में हो सकता है और लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल में आ जाए, या हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में हो सकता है और लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आ जाए। ये हायर और लोअर में जाने का क्या मतलब है कि अगर रोटेशनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि पहले वो थोड़ा धीरे धीरे रोटेट कर रहा हो
और जब उसकी एनर्जी बढ़ जाए तो वो बहुत तेज़ी से रोटेट करने लग जाए, ठीक है, या वो पहले बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा हो और क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है तो हो सकता है वो धीरे धीरे रोटेट करने लग जाए। तो इसको हम कहते हैं एनर्जी में चेंज। और वाइब्रेशनल एनर्जी में भी यही है कि हो सकता है शुरू में उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन हमें देखने को मिल रहा हो, बाद में हमें कम वाइब्रेशन देखने को मिले, यानी एनर्जी डिक्रीज कर रही है। और एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब कि शुरुआत में वो थोड़ा कम धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा हो और बाद में वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाए आफ्टर ये, जब इसके साथ इंटरेक्शन हो लाइट के साथ उसका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जो मॉलिक्यूल की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी उसकी रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, या रोटेशन वाइब्रेशन दोनों हो सकती है। तो इसीलिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की दोनों ब्रांचेस के साथ डील करती है। इसीलिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम ऐसे पढ़ते हैं कि वो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये तो खैर हम आगे आके डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आके हम पूरा सब कुछ ये रमन लाइंस जो के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, रेले स्कैटरिंग के बारे में भी। आज तो मैंने आपको हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में है क्या। तो इसी का अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो जब हमें ये जो स्कैटरिंग थी हमारी, या जो स्कैटर्ड लाइट थी, जब हमने इसको रिकॉर्ड किया तो हमें जो स्पेक्ट्रम देखने को मिला वो कुछ इस तरीके का था। तो जो सेंटर में हमें मिली वो थी हमारी ये रेले लाइंस। ये जो सेंटर में दिखा रखी है ना ये वाली रेल, ये है हमारी रेले लाइंस, जहां पर न्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू आई, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हुई। या फिर हमें देखने को मिलती है स्टोक्स लाइंस, और स्टोक्स लाइंस में क्या होगा, जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम होती है इन कंपैरिजन टू इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई जा रही है। ये यहाँ पर इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि ये इधर की साइड इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी कम वैल्यूज़ हैं, और जो यहाँ पर वैल्यूज़ दिखाई गई हैं वो थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ दिखाई गई हैं। तो एंटी स्टोक्स लाइन्स हमें कब मिलेंगी, जब स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो इस वाली फ्रीक्वेंसी से जब ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमें एंटी स्टोक्स लाइंस मिलेंगी, और जब ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम होगी तो हमें स्टोक्स लाइंस देखने को मिलेंगी। और स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस को कंबाइनली हम बोल देते हैं रमन लाइंस। तो रेले लाइन के दोनों साइड हमें रमन लाइंस देखने को मिलती हैं। तो ये बात इसमें यहाँ नीचे लिखी हुई है कि द लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो लाइन जो कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जैसी है उसको हम बोल देते हैं रेले लाइन। वाइल दोज ऑन द आइदर साइड ऑफ इट, जो कि इसके दोनों तरफ है, उसको हम रमन लाइंस बोल दे रहे हैं। अब इसी में हम देख लेते हैं एक छोटा सा रमन शिफ्ट। इसको क्या ये एक्चुअल में क्या है कि द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेले एंड रमन लाइंस। अब रेले और रमन लाइंस की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस तो है ही, तो ये जो डिफरेंस होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पर करेगा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कैटरिंग सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस है जिस पर कि हम लाइट डाल रहे हैं, जो कि लाइट को स्कैटर्ड कर रहा है, उस सब्सटेंस पर ये जो डिफरेंस है वो डिपेंड करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है इसी को हम रमन शिफ्ट बोल देते हैं। और इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का, रेले और रमन फ्रीक्वेंसीज के बीच का, तो चेंज देख रहे हैं हम, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा लगा दिया। तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू एस। तो यहाँ पर न्यू आई क्या हो गया, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वो रेले लाइन की फ्रीक्वेंसी है, माइनस न्यू एस। अब न्यू एस क्या है, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी, और स्कैटर्ड कौन सी वाली, रमन वाली, क्योंकि यहाँ रेले के केस में जो स्कैटर्ड हुई थी वो तो न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस ही थी। यहाँ पर जो था वो न्यू एस की वैल्यू या तो कम हुई थी या फिर ज़्यादा हुई थी। तो ये यहाँ पर न्यू एस की यहाँ पर हम वो वैल्यू रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि यहाँ पर हमने जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहाँ पर कहीं पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में बात नहीं की, यहाँ पर सिर्फ स्कैटरिंग होती है कि, और इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो हमने अभी लाइंस डिस्कस की हैं या स्कैटरिंग डिस्कस की है, इसी के लिए यहाँ पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो थ्योरीज भी दी गई हैं। क्वांटम थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया है अपने तरीके से, और क्लासिकल थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया है अपने तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम थ्योरी को पढ़ेंगे, और ये जो हमने आज पूरा डिस्कशन किया है ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।